हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को अगर आपको प्रॉपर नाम देना है तो आप कैसे देंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड वो है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एकदम आपको अगर वन लाइन में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जरूरी नहीं कि मतलब कोई क्राइटेरिया हो, आपके पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। सिंपली दो लोग हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, ऐसा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, कोई बता सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि आपको दो जो इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट रखनी पड़ेगी। जो इन्वॉल्व्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। अदरवाइज वो जो बॉन्ड जनरेट हुआ है वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगा। अगर दोनों स्पिन किसी भी बॉन्ड को बनाते समय, किसी भी बॉन्ड को बना रहे हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे आपने क्रॉस लिया तो यहाँ पे आपने एक डॉट लिया। इसकी स्पिन अगर ये है तो इसकी स्पिन आपको जबरदस्ती ही सही एंटी स्पिन लेनी पड़ेगी या एंटी क्लॉकवाइज लेनी पड़ेगी। अदरवाइज इन लोगों का बॉन्ड बनने के बाद, इन लोगों का बॉन्ड बनने के बाद जो यहां पे आपको जनरेट हो रहा है, वो जनरेट होते टाइम क्या होगा? एक अपनी खुद की उसके मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ऐसा। तो ये बात हम लोग कहना चाहते हैं, फॉर अ बॉन्ड वेर इन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन ऑफ ईच अदर टू कैंसल आउट अ रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैंसल आउट अ मैग्नेटिक फील्ड और अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक सिंगल बॉन्ड से जनरेट हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसको बॉन्ड ऐसा नहीं बनना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, अगर एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? एक बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर या दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ऐसा। इसको आप क्या बोलोगे? सिंगल बॉन्ड, ऐसा। इसके बाद अगर दो बॉन्ड है उसको हम लोग बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन पेयर है और चार इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। करेक्ट, एक सिग्मा और एक पाई, फॉर श्योर कंपल्सरी एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। इसी तरह अगर छह बॉन्ड हुए, मतलब तीन बॉन्ड हुए तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, छह इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, जो हम लोगों को नाइट्रोजन के केस में मोस्टली दिखता है, वहां पे एक सिग्मा और दो पाई इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा और दो पाई इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा और दो पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे कि इलेक्ट्रॉन्स को सर आप कह रहे हो शेयर हो रहे हैं, ठीक है, मान लिया। आपने कहा कि वो एक बॉन्ड बना के एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए वो भी मान लिया। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन को प्लेसमेंट कहां मिली है? जहां पे हम कहते हैं कि दो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, हम कहते हैं कि दोनों को रिवॉल्व करता है, लेकिन दोनों को कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है? क्या ऐसा है कि दोनों के दोनों एस में ही रिवॉल्व कर रहे हैं? तो हाइड्रोजन के लिए है हाँ। बाकियों के लिए कैसा है, क्या होगा? तो उसके लिए हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का शेयर होने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट में गेन हुआ इलेक्ट्रॉन या शेयर हुआ इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में जैसे पहली जगह थी, कोई अगर नया मेंबर आता है आप उसे कहां रखेंगे? तो आप उसे घर में रखेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह पे जहां पे आवाजाही कम हो, जहां पे उसको अच्छा लगे। तो
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही आप उसे रखेंगे, घर से बाहर ही बाहर रखेंगे मोस्टली, घर के डायरेक्ट किचन में जाके उसे नहीं बैठा देंगे। तो ये एक बात होती है अगर आप बात करना चाहते हैं किसकी, एक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की। चलिए उसके बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके चलिए लिख लेते हैं। आते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो एक जो ऑर्बिट को हमने कहा था कि अगर इसको अकोमोडेट करना है, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन। कोई शक इसमें? 2px रहे, वो जो एक डब्बा दिखता है आपको जहां पे हमने बॉन्ड बनाने के बाद रखा सामने वाले को, ये वो जगह है ऐसा। अच्छा, जब हाफ फील्ड होता है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए यहां पे, फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए कि जब आप हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ऑल ऑर्बिटल्स with similar energy level have similar energy level have single electron and with same spin as compared to other orbital of same energy। जो हम इन जनरल कह देते हैं उसको बस मैंने यहां नोट डाउन करने की कोशिश किया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद कोवेलेंसी होती है एक, बस एक टर्म है जो हम बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसी का नाम होता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी 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 क्या होती है? तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्ड्स, जैसे भी लिखना है आपको, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स which atom makes are called या makes to form a molecule। ऐसा लिख सकते हैं, मतलब फॉर्म करके क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की कोशिश करेगा। और उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कह रहे होंगे मॉलिक्यूल। ऐसा ऑब्वियस ही बात है, क्लस्टर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल कहते हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे अगर हमें बात करनी है तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। कोवेलेंसी क्या होती है? तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स which atom makes to form a molecule is called as covalency। हम लोग इसे बाकी नंबर से भी जानते हैं, जैसे अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको आएगा, मतलब जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर पढ़ेंगे, अपना हो गया है लेकिन फिर भी, तो वहां पे अगर आप पढ़ोगे तो उसे वहां पे वैसे मिलेगा आपको। लेकिन बेसिकली कितने रिलेशंस फॉर्म कर सकता है उसके बेसिस पे हम इसको कहते हैं, ऐसा कोवेलेंसी कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, कोई हो गया कोवेलेंसी का पार्ट। अब वेरिएबिलिटी कैसे आती है, मतलब ऐसे क्यों चेंजेस देखे जाते हैं एक ही फैमिली के अंदर, उसे देखने की कोशिश करते हैं। समझेंगे अभी मैंने क्या बोला उसे भी, लेकिन पहले देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे ठीक कर लूँ। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं कि एक फैमिली के अंदर आपको कुछ वेरिएबल्स मिलते हैं बॉन्ड फॉर्म करने के नंबर पे, तो वो क्या होते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड्स मतलब क्या कि एक ही बंदा है किसी एक ग्रुप का, उसको शो करना चाहिए 3, क्योंकि उसके सबसे छोटे मेंबर ने 3 शो किया है या 4 शो किया है, तो उसे भी शो करना चाहिए 3
या 4, लेकिन वो शो कितनी कर रहा है, यहां पे वो शो कर रहा है 5। ऐसा क्यों? तो उसको हम लोग यहां जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिखाता कौन है, ये जो वेरिएबल का टर्म है, ये वेरिएबिलिटी का टर्म लेके कौन आता है और क्यों लेके आता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वेरिएबल valency is shown by atoms which have empty orbitals, सबसे पहले तो ये बात जानना पड़ेगा आपको, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो शो कर सकता है आपको वेरिएबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस चीज के लिए एक्साइटेशन, ताकि वो उस एम्प्टी ऑर्बिटल तक जंप करे। हम देखेंगे, अभी एग्जांपल लेंगे, उसमें तुरंत समझ में आ जाएगा आपको कि हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके उस ऑर्बिट तक पहुंचे। नहीं तो इतना आसान रास्ता तो है नहीं कि अपने मन से गया जाके वो वहां पहुंच जाए। तो कहने का यहां तात्पर्य क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहां तक के लिए, वो उस एम्प्टी ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए, इज कॉल्ड प्रमोशन एनर्जी, और प्रमोशन का रूल क्या होता है, अगर आपको प्रमोट करना ही है यहां पे, तो इसको हम लिख देते हैं प्रमोशन रूल। प्रमोशन रूल क्या होगा कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट, मतलब अगर थर्ड में है तो थर्ड में ही रहे, फोर्थ में है तो फोर्थ में ही रहे, दूसरी जगह जाने की कोशिश ना करे, ऐसा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। एग्जाम्पल, तो नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट मतलब सेम ही रहेगा, इतना कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को देखते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंस रहने वाला है। तो यहां पे इसके पास 2s 2p और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, हम ये बात जानते हैं पहले से। अब आते हैं फास्फोरस के ऊपर। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब क्या होगा देखिएगा, ये है आपका 3s, ये है आपका 3p, 1 2 3 4, और ये है 3d। ये वो एडिशनल पावर है जिसकी वजह से आपको एक एडिशनल कोवेलेंसी देखने को मिल सकती है। ये वो पार्ट है जो कोवेलेंसी की तरफ आपको प्रमोट करवा सकता है, उधर की तरफ लेके जा सकता है आपको। ऐसा क्यों लेके जा सकता है, क्योंकि ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है, ऑल्दो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है। गौर से देखोगे तो यहां पे 3 है और यहां 3d लिखा है, लेकिन n की वैल्यू जो है यहां पे वो है 4, क्योंकि यहां पे n-1 d के लिए लिखा जाता है। सही है, तो ये बात ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात हम लोग लिखते हैं जब हमको बात करनी होती है किसके लिए, प्रमोशन रूल के लिए जब बात करनी होती है। आपको मिलता है यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल विदाउट फेल, और आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 3s में। होता क्या है कि यहाँ पे इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो आपका एलिमेंट है वो कोवैलेंसी उसकी होती है 3,
क्यों? क्योंकि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इसके बाद अगर हम लोग इसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएं, अगर हम लोग इसे एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाएं, मतलब क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को उठाएं और यहां पे रख दें। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। तो हमें यहां से क्या सीखने मिल रहा है, क्या चेंज है यहां पे इसमें और इस वाले फिगर में? सबसे पहले कि जो यहाँ पे 3D है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई है, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसका जो स्पिन है वो -12 से +12 हो चुका है, वो -12 से +12 आ चुका है। ये बात आपकी गौर करने की है। कहने का मतलब क्या है, नेट स्पिन चेंज हुआ है आपका। नेट स्पिन जो है वो 3 इंटू 1/2 था या 3/2 था, +3/2 ग्राउंड स्टेट में या कोवेलेंट C3 के स्टेट में। उसके बाद जब आपने उसको एक्साइटेड स्टेट पे लेके आए तो +5/2 पे आ गया, वो +5/2 पे आ गया। याद रखना +2.5 नहीं बोलना है, +5 इंटू 1/2 या +5/2 हमें बोलना है, 5/2 ऐसा। तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे कोई और रेशियो फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इसकी +5 इंटू 1/2 स्पिन है, उससे मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ का जो मैंने फैक्टर लिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो 5 है। 5 है +12 की स्पिन पे, क्योंकि 2.5 को कई नंबर्स के साथ अचीव किया जा सकता है। ये कहने का मेरा मतलब है 2.5 को कई नंबर्स के साथ अचीव किया जा सकता है। इसी वजह से अगर मुझे आपको यहाँ पे चीज़ों को रखवाना है, प्रमोट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5/2 से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि जल्दी समझ में आए, ऐसा। तो ये बात हो गई जब हम लोग कह रहे हैं वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है। वेरिएबिलिटी आ रही है क्योंकि उसे एक एम्प्टी ऑर्बिटल मिला अपने ही ऑर्बिट में, थर्ड से शुरू हुआ, उसको मिला 3p, वहां पे से उसने शो करना चालू किया, ऐसा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत क्लास एग्जांपल रहेगा, आपने सुना है बहुत बार, फिर भी मुझे बात करनी है बेरिलियम के बारे में। तो बेरिलियम का अगर आप नेट स्पिन देखेंगे यहाँ पे तो होता है 0, नेट स्पिन होती है 0। ये होता है 2s और ये होता है 2p। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 1s में, 2 2s में। इसे बनाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए उसे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये और ये सेम आते हैं, ये और ये जो है सेम ऑर्बिट में आते हैं। तो इसीलिए अगर आपको यहां बॉन्ड बनवाना है तो ये पार्ट होगा। अच्छा, जब इन दोनों को सेम किया जा रहा है ना, यहीं से और एक टॉपिक का जन्म होता है, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हम उसे जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन बीच में एक थियरी आएगी, थियरी को पढ़ने के बाद। अभी भी इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस है एनर्जी का, डायरेक्टली आप यहाँ पे सेम नहीं कर सकते। तो इसमें से एक ये बंदा और ये बंदा, इन दोनों को एनर्जी का मिक्सचर करना पड़ता है खुद का, जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइन होके ये इस तरीके से दिखने की बजाय यहाँ पे ये दोनों ऐसे हो जाते हैं और ये दोनों बंदे ऐसे छूट जाते हैं, ऐसा। और दोनों ऐसे छूट के ये डिफरेंस रहता है। इसको बोलते हैं sp, इसको बोलते हैं sp, एक s और एक p, इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है। यहाँ पे भी क्या चेंज हुआ है, पहले था 0 स्पिन, अब है 2 इंटू 1/2 की स्पिन, 2 इंटू 1/2 की स्पिन।
हाइब्रिडाइजेशन भी अच्छे से सीखेंगे उसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आते हैं एक और एग्जांपल पे आते हैं आयोडीन के, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पे। वो IF7 बनाने की हिम्मत रखता है अपने पास। जो आयोडीन है वो IF7 बनाने की हिम्मत रखता है। आइए देखते हैं कैसे। इसको रखते हैं बाजू में, ये है आपका IF7। IF7 के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये आता है 5th पीरियड में। जिनको पता है अच्छा है, नहीं पता है कोई बात नहीं, गिनिएगा जरूर। 1 2 3 4, ठीक है। ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये हैलोजन सीरीज में आते हैं। ये जो बंदे हैं ये हैलोजन सीरीज के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे, अगर ये यहां पे गया, जो मैंने फिलहाल ब्लू पेन से बनाया है, तो इन लोगों को ये दिखेगा ऐसा, ये दिखेगा ऐसा, और ये इतना बड़ा रह के यहां पे आ जाएगा ऐसा। ये बनाएगा मात्र 3 बॉन्ड, ये बनाएगा मात्र 3 बॉन्ड, सीधी बात। और इन सबको सेम एनर्जी पे लाने के लिए ये और इसमें से एक, ये 3 जन को जो है हाइब्रिडाइजेशन को अंडरगो करना पड़ेगा। तब यहां पे कोवैलेंसी कितनी की आएगी? अच्छा, यहां पे इसको बोलते हैं GS, ग्राउंड स्टेट। ऐसा जनरल सेक्रेटरी भी होता है लेकिन ग्राउंड स्टेट भी होता है। तो ग्राउंड स्टेट पे इसकी कोवैलेंसी होती है 1, कोवैलेंसी होती है 1। इसकी कोवैलेंसी कितनी है? इसकी कोवैलेंसी है 3। गौर करना, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर टूटने से कोवैलेंसी में 2 का राइज आया। इसके बाद अगर मैं इसे भी तोड़ दूं, जो ये बंदा है, इसको तोड़ के मैं यहां लेके जाऊं, तो क्या होगा? इसके बाद ये ऐसा दिखेगा, ये है 3, इसको बना लीजिए 5, ये ऐसा 2 3 4 5, ठीक है। ये बनाएगा 5 का बॉन्ड बनाएगा। इसकी कोवैलेंसी है 5। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, एक एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो टूट के अलग अलग जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। वो टूट के क्या हो रहा है? अलग जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप करना रहेगा तो क्या करूंगा मैं? तो अगर मैंने यहां वाले में, ऊपर वाले बंदे में इसी को वापस तोड़ा, मैंने अगर इसी चीज को वापस तोड़ा मैंने, और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके गया मैं ऐसा, तो क्या होगा? तो होगा ये कुछ इस तरीके से। याद रखना, स्पिन बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वो स्टेट है, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जहां sp3d3 की कॉन्फ़िगरेशन लेके आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन को आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पे sp3d3 मिलेगा आपको। कोवैलेंसी जो होगी वो होगी 7 की। क्यों 7 की? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये वो लोग हैं जो लोगों को अपने आप को कंप्लीट करना है, अपने आप को फुलफिल करना है। अपने आप को अगर फुलफिल करना है, सामने वाले से एंटी इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में वो बॉन्ड बनाएगा, वो एंटी सिस्टम में लाके यहाँ पे से बॉन्ड बनाएगा। और जब बॉन्ड बनाएगा तो उस सामने वाला एक एंटी स्पिन लेके आएगा, एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन लेके आएगा, और उसको यहाँ पे लाके कंप्लीट करके उसको 7 का बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब के सब प्लस साइन नहीं हो, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज के स्पिन में भी हो सकते हैं, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भी हो सकते हैं, जितने के जितने हैं ये है ऐसा पॉसिबल। लेकिन एक भी इंटरमीडिएट वैल्यू पॉसिबल नहीं है।
ये बात आपको दिमाग में रखना है, एक भी इंटरमीडिएट वैल्यू पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ठीक है, ये बात हो गया। और इसके बाद अगर आप लोगों को मतलब और इस पर डिटेल देखना है तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस खुद लेनी पड़ेगी यहाँ पे, कि जैसे बेसिक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके उसके बाद आपको चीज़ों को पुटअप करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक एक को सामने के एम्प्टी ऑर्बिटल में रखते जाओ जिसकी एनर्जी लेवल सेम हो। एनर्जी लेवल सेम रखोगे आपका काम बनता जाएगा। अगर आप एनर्जी लेवल सेम नहीं रखोगे आप वहां सेंड ही नहीं कर सकते। और ऐसे जो कारनामे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल वाले सेकंड पीरियड के, और फर्स्ट पीरियड तो ऑब्वियस बात है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से हाइड्रोजन एंड हीलियम ही फॉर्म हो पाए, लेकिन सेकंड पीरियड ये चमत्कार नहीं कर सकता। तो इसीलिए नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता, बिकॉज इट डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल विथ इट। एम्प्टी ऑर्बिटल्स के नाम पे आपको ऑप्शन के अंदर डी ऑर्बिटल का वैल्यू का नाम भी दिया जा सकता है। इट लैक्स 2d, यस वो ऑप्शन को टिक कर देना ऐसा, कि वो जो बंदा है वो 2d को लैक कर रहा है, 2d को लैक कर रहा है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। चलते हैं इसके आगे क्या है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, चलिए देखते हैं उसे भी। तो यहां पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते आए हैं पूरे केमिस्ट्री में, हम दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स को मेन फोकस करते हैं। मतलब और भी है ऐसा नहीं है, लेकिन हमने मैग्नेटिक की बात कर लिया है, हमने उसी की वजह से इलेक्ट्रिक नेचर की भी बात कर लिया हल्की सी। अब हम आते हैं किसके ऊपर, तो अब हम आते हैं उनके फिजिकल स्टेट के ऊपर और कोवेलेंट स्टेट के ऊपर। केमिकल पे नहीं जाएंगे, हम आएंगे कोवेलेंट के ऊपर। उसके बाद कंडक्टिविटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ये सारी चीजों को अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है वो सब डिपेंड करती है, मतलब अगर आपको फॉर्म्स जानने हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अरे रे, स्टेट्स ऑफ मैटर भी एक चैप्टर है, भूलना नहीं, रिवाइज करते रहना। स्टेट्स ऑफ मैटर सिंपल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीज में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, थोड़ा राइटिंग अजीब हो गया लेकिन ठीक है, ध्यान रखता हूं मैं। तो ये बात हो गया। सेपरेट मॉलिक्यूल की तरह है तो हम कहेंगे गैस है। एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है तो उसे हम कहेंगे लिक्विड। और सॉलिड गैस, सॉलिड है, गैस क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉलिड स्टेट है, ठीक है ना, कुछ नहीं, तो सॉलिड स्टेट है। ये दो पार्ट। अभी एग्जांपल के लिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड F2Cl2 में ऑल्दो बीइंग अ गैस पाया जाता है ऐसा। Br2 जो है वो लिक्विड है, उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 और At जो आपके सॉलिड फॉर्म्स है उसके अंदर भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कहने का मतलब है इट इज नॉट स्पेसिफिक दैट द कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन गैसियस स्टेट या इट इज नॉट फाउंड इन सो एंड सो स्टेट, ऐसा नहीं है, सारे स्टेट्स में पाया जाता है, सारे स्टेट्स में पाया जाता है ऐसा। ठीक है, चलेगा। तो प्रोसीड करते हैं इसके बाद कोवेलेंट सॉलिड्स के ऊपर। अभी मैं उसको बी पार्ट डाल देता हूं, कोवेलेंट सॉलिड्स।
ठीक है, इसमें हाँ, इसके अंदर क्या होता है, जो जो आपके लिंक्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉर्मल लिंकेज के साथ में, मतलब आपस में बनाने के साथ में वो वो 3 डिमेंशंस में कंप्लीट तरीके से आपको बॉन्ड फॉर्म करते हुए मिलेंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो उसमें आता है डायमंड, डायमंड और ग्राफाइट, ऐसा, डायमंड और ग्राफाइट ऐसा। इसके अलावा कौन आ सकता है, तो अगर आप लोगों को याद हो सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स तो ठीक है इतना नहीं, लेकिन सिलिकॉन्स पाया जाता है। याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, रिवाइज करिएगा तुरंत। ठीक है, आगे चलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे, ऐसा। तो इन लोगों में क्या होता है कि डिस्क्रीट सेपरेट molecules are found by covalent bond presence, by covalent bond presence these molecules are held by intermolecular force of attraction। मतलब क्या, जो आपने बॉन्ड बनाया है किसी और का न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करके एसोसिएट करके रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो आपने बॉन्ड बनाया है कोई तीसरा एटम या तीसरा मॉलिक्यूल उससे अट्रैक्ट होके वहां पे रुकने की कोशिश करेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके आ गए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो वो है ड्राई आइस का, मतलब सॉलिड CO2 का। कभी अगर वो खुला छूट जाए तो देखिएगा किस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करके भागेंगे। इसलिए नहीं कि इन लोगों को प्रॉब्लम थी, लेकिन वो गैसेस फॉर्म में थे, उनको पैक करके रखा गया था जस्ट बिकॉज टेम्परेचर काफी लो था, साथ में प्रेशर काफी जबरदस्ती हाई लगाया था आपने, हाई लगाने के साथ में आपने उसे कन्फाइन कर दिया। कन्फाइन किसके लिए किया आपने, कन्फाइन किया आपने उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, उसी के ऊपर आपने डाल के छोड़ दिया, उसके ऊपर आपने कुछ किया नहीं, ऐसा। ठीक है, तो ये बात होती है जब आप बात करते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के ऊपर, ऐसा। मॉलिक्यूलर लेवल पे ये लोग अलग अलग रहते हैं, बस ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, इन शॉर्ट। इसके बाद हम आते हैं सी हो गया, फिर से सी, कंडक्टिविटी। तो यहां पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इन लोगों के पास बॉन्ड में बंध जाने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते जिसको ये लोग इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करवा सकें। तो होगा क्या, अगर इन लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, तो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से होगा ये कि यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है वो हो जाएंगे पुअर कंडक्टर्स, वो हो जाएंगे पुअर कंडक्टर्स, ऐसा। तो ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फिर भी few molecules
tend to show a little conductivity. एग्जाम्पल H2O, थोड़ा सा H2O. कैसे? तो ये H2O प्लस H2O, इसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये फॉर्म करेगा H3O प्लस प्लस OH माइनस. और इस तरीके से ये ऐसा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करता है इस तरीके से. अभी कौन फॉर्म नहीं करता है एक्सेप्शन? तो एक्सेप्शन का बेस्ट है ग्राफाइट. एक्सेप्शन का बेस्ट है ग्राफाइट. HCl इन वाटर. क्यों? क्योंकि ये लोग आयनाइज हो जाते हैं. ये लोग आयनाइज हो जाते हैं. अगर सिर्फ HCl रहे तो एक चांस है कि बाबा ठीक है, पास होने का हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है. इलेक्ट्रोड की तरफ एक चला जाएगा, एनोड की तरफ एक आ जाएगा. जो हम लोग यूजुअली वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते भी हैं कि जो H2 है, HCl है, उसमें से H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा. एनोड पे एक जाएगा, कैथोड पे एक जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, जो मैंने आगे एक छोटा सा वर्ड लिखा है वाटर, वो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है H प्लस को और Cl माइनस को. उन्हें जाने नहीं देता, इतना बल्कि बना लेता है कि उन्हें जाने नहीं देता. और जब जाने नहीं देगा तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज कहां से होगी? बन जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा वही चीज आप NaCl के साथ भी बोल सकते हो, ऊपर ऊपर से, लेकिन बोल सकते हो. ठीक है, बोल ये सकते हैं कि आपको वहां पे कंडक्टिविटी मिल सकती है, लेकिन जब आप पानी में डालोगे टू सम एक्सटेंट वो उसको घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, हाइड्रोजन एनर्जी इतनी रिलीज कर देगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कितने भी आप वोल्टेज दे दो वो कंडक्ट नहीं करेगा. हाँ, एक टाइम के बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर. वो भी एक क्राइटेरिया है. चलिए अब आते हैं डी पार्ट, सॉल्युबिलिटी के ऊपर. तो इसका एक ही फंडा है, पूरी केमिस्ट्री में एक ही फंडा है, याद रखिएगा. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, आयोनिक डिसॉल्व्स आयोनिक, और कोवेलेंट डिसॉल्व्स कोवेलेंट. ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल राइम नहीं बैठता है उसमें. ये ना एक्चुअल राइम नहीं है उसका. एक्चुअल राइम क्या है कि पोलर, जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, ऐसा. बट यहां पे हम उसको एक थोड़ा अलग टर्म में लिखने की कोशिश करें, अप्रोक्सीमेटली, तो वो है आयोनिक. एकदम लेमैन्स लैंग्वेज है, बच्चा समझ जाए वैसा. तो अगर हल्की सी भी पोलैरिटी है तो पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, पोलैरिटी नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसा. ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं. इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं. चलिए, एग्जांपल में क्या जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये जो हैं ये होते हैं नॉन पोलर. नॉन पोलर, तो एग्जांपल में क्या जाएगा, यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये जाएगा CCl4 बेंजीन. हालांकि बेंजीन का थोड़ा सा है मैग्नेटिक मूवमेंट, एकदम से जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी 10 to 0 है, ऐसा. तो ये बात है. ठीक है, ई पार्ट क्या है, आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो ड्यू टू directional nature, due to directional nature
कोवेलेंट बॉन्ड्स शो आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट बॉन्ड शो आइसोमेरिज्म, ऐसा। तो ये कुछ पार्ट है जो आपको जानने की जरूरत है। चाहे जैसे भी, एक बार आपको चीजें पता चल गई तो समझने में चीजें आसान आने लगेंगी। मतलब हाँ ठीक है, कैसे क्या आपको प्रोसीड करना है चीजों को लेके, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ऐसा। तो ये पार्ट है अगर हम लोग बात करना चाहें आइसोमेरिज्म के ऊपर। अब हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वो है वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी हम कैसे मतलब क्या है, क्यों लाया गया, तो अब पब्लिक को ये समझना था या इन जनरल लोगों को समझना था कि जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है। आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये बॉन्ड ऐसे बना, एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कोई हमें समझाइए। ये डायरेक्ट इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो सकता बॉन्ड फॉर्मेशन में, कुछ तो ऐसा हो जिससे आपको बॉन्ड फॉर्म हो, ऐसा। तो उन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि ठीक है, हम ढूंढते हैं, हम कुछ करते हैं। कौन थे वो दो जन? तो उनका नाम था, थोड़ा एम्बिगुअस नाम है, थोड़ा एम्बिगुअस नाम है, लेता हूं मैं। अब आते हैं एम्बिगुअस नहीं, थोड़ा डरावना नाम है बस, बाकी कुछ नहीं। तो उनका नाम है, सबसे पहला हिटलर। नाम ही इतना वियर्ड सा है कि आपको यहाँ पे देखना पड़े, हिटलर, और दूसरा नाम लंदन। तो इन दोनों ने दिया था एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लॉटर। स्लेटर, स्लॉटर नहीं, स्लॉटर नहीं, स्लेटर ही बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिंग जो थे, लिनस पॉलिंग, काफी अच्छे आदमी थे, इनके बारे में पढ़िएगा जरूर, कैसे कैसे इन्होंने शुरुआत किया जिंदगी में। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये लोग थे जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थियरी को एक प्रॉपर बनाया और फिनिशिंग दिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड को बनाया और सबसे पहले उसको पुटअप किया सबके सामने कि कैसे क्या हम लिखेंगे। तो ये थे वो चार लोग जिन्होंने वीबीटी दिया। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी। नाम है हिटलर, लंदन, पॉलिंग और स्लेटर, ऐसा। तो क्या क्या है उसके ऊपर अब देखना चालू करते हैं कि मेन पॉइंट्स गिवन बाय वीबीटी। ऑब्वियस सी बात है, चार साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखूंगा मैं, वीबीटी लिख देते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। सबसे पहला तो, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, overlapping covalent bond overlapping between half filled valence shell of two atoms। इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास कब से आ गए ऑर्बिट्स। मतलब क्या कि दो ऐसे एटम्स जिनके पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए नहीं हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। उसको हमने कहा कि ये है वीबीटी देने वाले। अब ये तो एक सेट है, मतलब ये इतना कुछ, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है, मानते हैं। इसके बाद अपोजिट स्पिन्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, मतलब एक गेन किया जाता है इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में टू इंड्यूस स्टेबिलिटी। अगर आपको स्टेबिलिटी अचीव करनी है, अगर आपको स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो अपोजिट स्पिन में एक इलेक्ट्रॉन आपको लेना पड़ेगा सामने वाले से। उससे क्या होगा, आपकी पहली बात तो जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग हो गई, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया जो प्रोबेबली आपको पुश कर रहा है टुवर्ड्स आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट, जो बहुत फैंसी फैंसी नाम दिए हुए हैं, उसकी तरफ आपको ये ढकेलेगा, प्रोसीड करवाएगा, ऐसा। ठीक है, ऑर्बिटल्स obviously come together in direction to achieve max ओवरलैपिंग अचीव करने के इरादे से दो एटम्स जो हैं वो अपने अपने ऑर्बिटल्स को लेके प्रोसीड करेंगे, ऐसा। अगला पॉइंट, हेंस कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल नेचर, DXNAL, ठीक है, डायरेक्शनल नेचर। तो ये बात हो गई। अभी आपके एक्सटेंट से आपको क्या पता चलता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है, दो लोग हैं, बॉन्ड मतलब क्या होता है बेसिकली, दो लोगों का हाथ पकड़ना। जितना अच्छे से हाथ पकड़ेंगे उतनी ही आसानी से जो है, उतने आसानी से आप उन लोगों का हाथ हटा पाओगे, नहीं हटा पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी एक्सटेंट है उसको कम करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, जितना मजबूती से आप सामने वाले का हाथ पकड़ोगे उतना अच्छे से हम कहते हैं कि इसका बॉन्ड उतना अच्छा है, इसका हाथ उतना अच्छा है, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं वापस स्टार्टिंग के पार्ट पे, किसके, वैलेंस बॉन्ड के। तो वैलेंस बॉन्ड क्या कह रहा था कि सबसे पहले एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोग आते हैं, वो लोग मिलते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं या कम फिल नहीं होते पूरा, इन शॉर्ट मतलब हाफ फिल्ड तो एकदम से अजीब हो जाएगा, ऑफ टू एटम्स वो कंबाइन होते हैं, ऐसा। जो स्पिन है दोनों की वो अपोजिट रखी जाती है ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो। ऑर्बिटल पास पास में आते हैं उनकी मैक्स ओवरलैप कराने के लिए। जैसे ओवरलैपिंग करवाते हैं उससे क्या होता है, उनकी जितनी एक्सटेंट होती है, ओवरलैप की जितनी एक्सटेंट होती है उस हिसाब से उनकी क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ होती है, ऐसा। और क्योंकि एक दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए, मान लीजिए ये ऐसा एक ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल ऐसे आके बॉन्ड नहीं बना सकता, इन दोनों को सामने सामने से आके ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा बॉन्ड नहीं बना सकता। एक ऑर्बिटल ऐसा है, ये मतलब ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल अगर ऐसा है, सामने वाले को अप्रोच करना है तो दोनों को सामने सामने से ही अप्रोच करना पड़ेगा, तब जाके आपका बॉन्ड बन सकता है, तब जाके आपका बॉन्ड बन सकता है। ऐसे रहा, ये बंदा ऐसे आ गया, नहीं बनेगा बॉन्ड, ये बंदे को सामने सामने से रहना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो इसीलिए होता है डायरेक्शनल नेचर, ऐसा। अब देखते हैं कि जो आपके एसपीडीएफ है उस पे इन लोगों ने कैसे उसे अप्लाई किया, उसके ऊपर कैसे अप्लाई हुआ ये कॉन्सेप्ट, कि ठीक है, मतलब हम मानते हैं कि आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स हैं अपने पास जिसकी डायरेक्शन बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी है,
देखते हैं कौन है वो। ठीक है, तो फॉर PDF डायरेक्शनल नेचर होता है। ठीक है, तो इन लोगों की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा ऐसा कर लो या प्लस 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 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। जबकि s ऑर्बिटल की वो होती है डायरेक्शनलेस और लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ऐसा आपको इससे एक बात को मैं क्लिक करवाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं। क्या क्लिक करवाना चाहता हूं कि जो आपके s ऑर्बिटल्स हैं, s क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपको याद हो तो s ब्लॉक एलिमेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बन रही बॉन्ड इतनी वीक है कि तुरंत टूट जाएगी। तो मजबूरी बस उन लोगों को जाना पड़ता है टुवर्ड्स आयनिक कैरेक्टर। मजबूरी बस भी नहीं, एक्चुअली फेवर करता है वो, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है आयनिक कैरेक्टर की तरफ। whereas the P block, D block and F block usually try to form as much possible as covalent bonds because it helps to increase its stability, because extent of overlap is maximum as compared to s block elements या s subshell। इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड्स देखे जाते हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं किसके लिए? P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। जस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, मतलब बस रख लीजिए दिमाग में, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। ये आपको एक एक्स्ट्रा क्रीम लेयर देगा आपको बचने के लिए, पेपर्स के बीच में सोचना ना पड़े ऐसा। तो ये बात हो गई जब हम लोग बात करना चाहते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के लिए। ऐसा अब आते हैं नेचर ऑफ ओवरलैप के ऊपर। नेचर ऑफ ओवरलैप के ऊपर एक होता है कोएक्सियल ओवरलैप, एक होता है कोएक्सियल ओवरलैप और एक होता है कोलैटरल ओवरलैप, दूसरा होता है कोलैटरल ओवरलैप। ऐसा कोलैटरल ओवरलैप। ठीक है, देखते हैं दोनों को। इसको मार्क करते हैं ए से, इसको मार्क करते हैं बी से। ठीक है, आइए ए देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आपका जो ये है क्या बोलते हैं, एक्सिस सेम रख के अगर आप लोगों को दो लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये दो पी ब्लॉक्स हैं, पी ब्लॉक्स बोल रहा हूं, दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये पी और ये पी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है इनका ओवरलैप। जबकि यहां पे अगर आपको देखना है ये P और ये S, तो यहां पे जो है आपको एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम मिलेगा। और वापस से अगर आप SS की बात करोगे तो सबसे लीस्ट रहेगा, क्योंकि इसको किसी से मतलब नहीं, इसको किसी से मतलब नहीं, यह S और S। तो लिख देते हैं यहां पे कि PP ग्रेटर देन PS या SP, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे SP कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पे कर दो SS। ये बात को आपको याद रखना बहुत 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 जरूरी है। क्वेश्चंस यहीं से उठ सकते हैं कि मतलब केमिकल बॉन्ड के स्टार्टिंग के पार्ट से एक आ सकता है, जरूरी है, सिलेक्शन है, कोई बात नहीं, बहुत इजी रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अगर ये हो गया, मतलब अगर आपने सब ऑर्बिटल की बात करने की कोशिश किया तो, सबशेल की बात करने की कोशिश किया तो ऐसा।
इफ n इंक्रीजेस, मतलब क्या कि pp में अगर मैं बात करूं 2p 2p 3p 3p 4p 4p के बीच में, तो क्या होगा? यहां पे 1 2 आएगा, आई एम सॉरी, यहां पे 2 2, यहां पे 2 3, यहां पे 3 3, और अगर आपको यहां पे देखना तो ये 1s 1s, इसका ज्यादा रहेगा ओवरलैप का एक्सटेंट 1s 2p से 2s 2p के कंपेयर में, 3s 3p के कंपेयर में। फिलहाल इसको हटा देते हैं, इसको क्यों ही लिखे, मतलब यहाँ पे हम s और p के बारे में बात कर रहे हैं। 1s और 2p, 2s और 2p, 3s और यहाँ पे 3p, 3s और 3p ले रहा हूं मैं, मतलब मुझे कंपेयर करना है n को, p ऑर्बिटल रख के दोनों के n को मुझे कंपेयर करना है, ऐसा। और n सेम है तो अभी जो हमने ऊपर देखा था, इफ n इज सेम, pp का ग्रेटर होगा ps से ss के कंपेयर में, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसमें इसके अलावा यहां पे 2 टाइप्स प्रेजेंट। सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड और बी पार्ट है पाई बॉन्ड, ऐसा। अगर मतलब अगर मुझे इसके टर्म्स में बात नहीं करनी है, मुझे एक अलग टर्म के बेसिस पे ले जाना है इसे, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे करना ये है कि अगर मैं कहूं एक ऑलरेडी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बस मैं बता देता हूं थियरी यहां पे, कि एक ऑलरेडी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे फिर से बॉन्डिंग के अंडर को करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सिमिलर एनर्जी लेवल का एक ऑर्बिट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे रख सकता है, जिसपे वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग पे रख सकता है, ऐसा। और इसी की वजह से आपकी बायवैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, ट्राइवैलेंसी जनरेट होती है। बस एक कंसेप्ट है, दिमाग में याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, ऐसा, ठीक है। आते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। काफी कंफ्यूजन यहीं से क्लियर होनी शुरू होती है लोगों की, ऐसा। तो सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ऑब्वियस ही बात है, पहला बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये होता है डायरेक्शनल नेचर का, ठीक है। डू नॉट, याद रखना, डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड टूटा मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का आखिरी, लास्ट मैन स्टैंडिंग, आखिरी आदमी जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो गया, ऐसा। तो ये हुआ अगर हमने बात किया कि रेजोनेंस में अगर पार्ट नहीं लेता है तो, इस तरीके से, ठीक है। अभी फ्री रोटेशन पॉसिबल along सिग्मा बॉन्ड, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन, रिवॉल्व करना होता है, चक्कर काटना, ये आपको ये करने देगा। ये है आपका पेन, ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये आपको ये चीज करने देगा, ये ऐसा है, ऐसे ऐसे करने देगा, ये इस तरीके से करने देगा।
सपोजिटली ये आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है। अगर ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो ये इस तरीके से करने देगा, रोटेशंस करने देगा। लो ये मेरा इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से रोटेशंस करने देगा मुझे, ये इस तरीके से यहाँ पे मुझे रोटेशंस करने देगा। तो उसका मतलब क्या है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था, क्योंकि रिवॉल्व नहीं हो रहा है, तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सीखे थे वो क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, उसी जगह पे रहेंगे। बाकी जो चीज चेंज होगी आपकी वो होगी हल्का सा लुक, बाकी कुछ नहीं। तो ये पार्ट है आपका सिग्मा बॉन्ड को लेके, ठीक है। बाकियों से स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो मैक्सिमम ओवरलैप, मैक्सिमम ओवरलैप सीन, हेंस मैक्सिमम ओवरलैप सीन हेंस स्ट्रॉन्गर सॉरी, बॉन्ड। ओवरलैप वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ शायद आप कनेक्टेड नहीं थे उस टाइम पे। तो ओवरलैप का मतलब ये है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे ये पार्ट है, क्या हुआ, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैंने ये एक ऑर्बिट का पार्ट लिया, ये एक ऑर्बिट का पार्ट लिया, और यहाँ पे अगर मैंने एक ऑर्बिट का पार्ट लिया और यहाँ पे एक ऑर्बिट का पार्ट लिया, तो जब भी दो एटम्स जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और एक कॉमन क्लाउड फॉर्म करते हैं, एकदम बेसिक बता रहा हूं मैं, एक कॉमन क्लाउड फॉर्म करते हैं जो क्या चीज के लिए हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए काम करता है। इसको बोलते हैं ओवरलैप हुआ, एक दूसरे के ऊपर ऐसे हाथ पकड़ा, कहने का मतलब है हैंडशेक है बस, बाकी कुछ नहीं। अगर मैंने थोड़ा फिलोसॉफिकल टर्म में ले जाने की कोशिश किया तो, नहीं तो ये एक कॉमन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है विच इज शेयर्ड बाय दिस एंड दिस एटम बोथ, इसको कहते हैं ओवरलैप। ये एक बंदा आएगा, ये एक बंदा आएगा, पूरा का पूरा एक दूसरे पे ओवरलैप, मतलब ऐसे ओवरलैप नहीं होता है। ओवरलैप मतलब कुछ एरिया यहाँ पे और कुछ एरिया यहाँ पे, वो जैसे डिस्प्यूटेड नेशंस में होता है ना, कि उनको पता नहीं होता है कि हमारी एरिया कितनी है, तो उन लोगों का बॉर्डर पे जो ये होता है ओवरलैप होता है, मैप जो है उन लोगों का कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज में ओवरलैप होता है, इसको कहते हैं ओवरलैप। हमेशा ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होता, उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा पार्ट इन लोगों ने आपस में शेयरिंग में रखा है। किसने आपस में शेयरिंग में रखा है, दोनों एटम्स ने आपस में शेयरिंग पे रखा है, ऐसा। तो ठीक है, ये पार्ट हो गया। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, अच्छा ये डायरेक्शनल कैसे है वो मुद्दा है। अच्छा समझा आपको अभी ओवरलैप मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का एक दूसरे के ऊपर रहना, जिसको हम शेयरिंग से डिनोट करेंगे। समझा आपको, नहीं समझा एक और बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो, सर एक बार फिर बताओ ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग का पार्ट। ओवरलैपिंग क्या होती है, तो ओवरलैपिंग के दो टर्म होते हैं। एक होता है प्रॉपर इंग्लिश की तरफ से आप जाएं, जिसमें अगर आप यहां पे उसे लेके आते हैं उस टर्मिनोलॉजी को, तो उसका मतलब होगा ये, और यहां पे मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूं, और ये मतलब एकदम एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे 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 एकदम ऐसे ऊपर ऊपर। तो एक होता है ये ओवरलैप, एक के ऊपर एक उठा के चिपका दिया हमने, ऐसा। और एक ओवरलैप होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो होता है ये वाला ओवरलैप, कि ये पी एक रहेगा और ये एक पी रहेगा। इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है,
इन दोनों का इंटरेस्ट है इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। तो इसके मुद्दे से ये दोनों इस क्लाउड के ऊपर कंबाइन होंगे। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन ये है कि ओवरलैप और हाइब्रिडाइजेशन में, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ये एक अलग एटम है, मान लो एटम ए और ये है अलग एटम बी। ये ए का पी ऑर्बिटल है और ये बी का पी ऑर्बिटल है। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये ए का ऑर्बिटल है, ये बी का ऑर्बिटल है, बी का पी ऑर्बिटल, टू बी मोर स्पेसिफिक। कोई भी हो सकता है, एन पी ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं मुझे। ऑब्वियस ही बात है एन की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, वो याद रखना आपको। लेकिन यही बात है यहां पे कि आपका ये पी ऑर्बिटल ए का, बी का पी ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, अगर आप वहां पे कंफ्यूज्ड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन ए खुद में करेगा, बी खुद में करेगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर सकें, ऐसा। और अगर आपको यहाँ पे मतलब शेयरिंग का पार्ट देखना है, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस तरीके से आपको दो इलेक्ट्रॉन वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर मिलेंगे जो शेयरिंग पे होंगे। अभी हम वीबीटी पढ़ रहे हैं, तो ये पार्ट होती है ओवरलैप। ओवरलैप मतलब क्या? ए एटम का एक ऑर्बिट, बी एटम का एक ऑर्बिट, दोनों एक दूसरे के सामने सामने आए, जो फुल्ली फिल्ड नहीं है, आउटर मोस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इंडल्ज होते हैं। इनर ऑर्बिटल्स इंडल्ज नहीं होते। उन दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बनाया। ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ओवरलैप कहलाता है। जो इतना ही एरिया है, इसी को हम बोलते हैं कि बाबा ओवरलैप हो गया। अब समझा आपको? हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात है अगर हमने ओवरलैप की बात किया। और डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि ये एक एक्सिस है, आप ये एक एक्सिस लिए और इसी एक्सिस के थ्रू इसको आना होगा। किसको आना होगा? जो ए का पी ऑर्बिटल है, ए का पी ऑर्बिटल है, ए का पी ऑर्बिटल है, उसी के एक्सिस के अलोंग बी के पी ऑर्बिटल को आना होगा, तभी जाके बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्शनल नेचर। समथिंग not very generally related to physics at an instant, but once you start imagining the axis you will get the point easily। मतलब यहां से अगर आपने एक्सिस एक बार इमेजिन कर ली, आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे हम जो कहना चाहते हैं वो किसके बारे में कहना चाहते हैं। हम कह रहे हैं ऐसे ऑर्बिटल के बारे में जिनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये करेक्ट है तो इनकरेक्ट क्या है? तो इनकरेक्ट ये है कि आपने यहां से ये एक ए ऐसा बनाया, ए ऑर्बिटल का पी एक्सिस, मतलब पी ऑर्बिटल ऐसा, ए एटम का पी ऑर्बिटल। यहां पे आप इस तरीके से बी का पी ऑर्बिटल, कोई भी हो सकता है, बस उसको बॉन्ड फॉर्म करना है। ये यहां से अप्रोच नहीं कर सकता, ये यहां से अप्रोच नहीं कर सकता, इंटर एक्सियल नहीं है, या मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन ये सिग्मा तो बनाएगा नहीं और बॉन्ड भी फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन दोनों की अलाइनमेंट सेम नहीं है। इसका जो वेक्टर रहेगा वो इस वेक्टर की तरफ अलोंग रहेगा, इसका जो वेक्टर रहेगा वो इस वेक्टर की तरफ अलोंग रहेगा। ये